हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली पर। और फ्रेंड्स, हमने कल से आपके राइटिंग स्किल्स को, इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसी सीरीज़ का आज ये दूसरा वीडियो है। कल की वीडियो में हमने कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स सीखे थे। मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि आपको राइटिंग स्किल सिर्फ ग्रामर पे नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करती है। तो मैंने कल कुछ टूल्स डिस्कस किए थे, आज उन्हीं टूल्स को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव हो सके। तो आज का हमने एक सबसे पहले हम एक टॉपिक उठाएंगे। एक हमने रो टॉपिक उठाया है, ताजमहल। और देखेंगे कि इसमें अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन लिखता है और एक उसके बाद जिसकी इम्प्रूव्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है वो लिखता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे और आगे भी इन चीज़ों को हम अपनी राइटिंग स्किल्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा कि कहाँ पे हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो हमने एक बहुत रॉ टॉपिक उठाया है, एक ऐसा डेड टॉपिक जिस पे ऐसा लगेगा कि आपको कोई अगर लिखने के लिए होगा तो आपको लगेगा कि वो सिर्फ हम फैक्ट्स लिख रहे हैं। जैसे एक हमने टॉपिक उठाया ताजमहल। तो अब ताजमहल के बारे में बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या है, ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। इट इज़ अ ब्यूटिफुल मोन्यूमेंट. It is located in Agra on the banks of Yamuna River. It is made up of white marble. It is considered as one of the seven wonders of the world. So कोई भी एक नॉर्मल पर्सन लिखेगा, जो ऑर्डिनरी पर्सन लिखेगा तो ये सारी चीज़ें लिखेगा। लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ लिखना ही नहीं है, हमारा पर्पस जो हमारा रीडर है उसको अट्रैक्ट करना है, उसकी इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करना है और इस तरह से लिखना है ताकि वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए चीज़ों को। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चेंजेस करनी है हम उसको देखेंगे। और मैं ये बताऊंगा कि इन्हीं सारी चीज़ों को अगर एक अच्छा पर्सन लिखेगा तो कैसे वो उसको लिखेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ताजमहल। जैसे हमें लगेगा कि फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन हमें उसमें कैसे और उसको कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, इफ़ शाहजहाँस रेन इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर या एज ऑफ मैग्निफिसेंस, ताजमहल हैज़ अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इन अर्निंग दिस टाइटल। फ्रेंड्स देखो, मैंने कल आपको एक टूल बताया था कि अगर हम ये ताजमहल क्या है कि बेसिकली एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। तो हम इसका मतलब ये है कि जो हमने हिस्ट्री की जो भी चीज़ें हमने सीखी है हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हम उसको हिस्ट्री की नॉलेज को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि आपको हाउ टू बोरो द कंसेप्ट्स एंड नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स एंड वी कैन यूटिलाइज इट इन आर राइटिंग्स। तो अब आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो शाहजहाँ का जो रीन है उसको गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं या फिर एज ऑफ मैग्निफिसेंस बोलते हैं, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम पे इतने अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट्स बने हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उस जो शाहजहाँ के पीरियड को या उसके शासन के को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर या एज ऑफ मैग्निफिसेंस। अब हमने ये हिस्ट्री में सीख लिया, लेकिन हमको अब इसको अपनी राइटिंग्स में यूज़ करना है। तो मैंने क्या लिखा कि इफ़ शाहजहाँस रीन इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर या एज ऑफ मैग्निफिसेंस, अब दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ताजमहल हैज़ अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इन अर्निंग दिस टाइटल। यानी अगर ये जो टाइटल है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर या एज ऑफ मैग्निफिसेंस, अगर शाहजहाँ ने ये कमाया, ये अर्न किया है, तो उसके पीछे ताजमहल का बहुत बड़ा हाथ है। यानी ताजमहल के हम बता रहे हैं कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हम इस स्टाइल ऑफ राइटिंग से हमने क्या किया कि हमने ये भी बता दिया कि नहीं, हमें दूसरे और सब्जेक्ट्स की भी अंडरस्टैंडिंग है, हम हिस्ट्री को जानते हैं। तो हमने रीडर्स की कैप्टिविटी को अट्रैक्ट कर लिया, रीडर्स को इमेजिनेशन को अट्रैक्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं। बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड वाइफ मुमताज महल, इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। अब मैंने यहाँ क्या किया, दो सेंटेंस को कनेक्ट करके लिख दिया, इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने सेंटेंसेज में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज़ करते हैं तो हमारा कितना इफेक्टिव हो जाती है, हमारी सामने वाले इंसान को जो पढ़ता है उसको कितना अच्छा लगता है। तो मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। फ्रेंड्स, हमें बेसिकली क्या करना, हमारा काम है कि हम रीडर्स को कैसे बताएं कि नहीं हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं और वो पढ़े, क्योंकि आजकल पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है। तो हम कैसे बताएं कि नहीं हम जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बेसिकली हमें उसको अट्रैक्ट करना है और अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक तरह से उसको इमोशनल अपील करना है, इमोशनली अपील करना है ताकि वो उस चीज़ों को पढ़े। अदरवाइज़ हम कोई किसी भी चीज़ के बारे में अगर फैक्ट्स लिख देंगे, फैक्ट्स तो हर जगह मिलते हैं, किताबों में मिल जाते हैं, कोई याद करने वाली चीज़ थोड़ी है। हम तो चाहते हैं कि हम जो रीडर है हमारी चीज़ें वो पढ़े, और उसको अगर हम ये चाहते हैं वो पढ़े तो उसके लिए हमें उसको इमोशनली अपील करना पड़ेगा। और इमोशनली अपील करने के लिए जो ये मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको वो करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने अगला सेंटेंस लिखा है, व्हेन वन गोज़ नियर टू इट ही और शी कैन डेफिनेटली फील द सूथिंग वेव ऑफ लव एंड अफेक्शन कमिंग आउट ऑफ इट।
अब इसमें मैंने है ना, मुझे हो सकता है कि मैंने ताजमहल को नहीं देखा हो, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक इमेजिनेशन करी कि अच्छा जी, उसे बोलते हैं कि अच्छा ये लव का मॉन्यूमेंट है, तो मैंने इसमें ऐसे लिख दिया। बस इमेजिन किया मैंने कि व्हेन वन गोज़ नियर टू इट, जब कोई इसके पास जाता है, ही और शी कैन डेफिनेटली, अब देखो मैंने यहाँ पे फिर एक एडवर्ब यूज़ किया, डेफिनेटली फील द सूथिंग वेव। अब सूथिंग वेव, वेव क्या है, वेव बेसिकली हमने ये फिर दूसरे सब्जेक्ट से लिया है। वेव अगर पढ़ोगे आप तो वेव्स के बारे में साइंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने दूसरे सब्जेक्ट से बोरो किया है सूथिंग वेव। अब वेव किस चीज़ की, अब यहाँ वेव, अब लाइट वेव्स होती है, ठीक है, साउंड वेव्स होती है, लेकिन हमने वेव्स के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया, सूथिंग वेव ऑफ लव एंड अफेक्शन। हम ये मान रहे थे, हमने एक तरह से लव एंड अफेक्शन से हम ये कह रहे हैं कि जो एक लाइट की तरह, जैसे लाइट से वेव्स निकलती है, ऐसे लव एंड अफेक्शन से वेव्स निकलती है। यानी हमने फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को यहाँ, फिजिक्स को हमने अपने राइटिंग्स में यूज़ कर लिया। सो वन कैन डेफिनेटली फील द सूथिंग वेव ऑफ लव एंड अफेक्शन कमिंग आउट ऑफ इट। तो फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो हम पहले लिख रहे थे वो इतना रो लग रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं है, और जब हम इस बात को लिख रहे हैं उसी तरीके से, दूसरे तरीके से, तो इसमें एक अलग सी जान आ गई है। अनडाउटेडली, अब देखो मैंने यहाँ पे फिर एक एडवर्ब यूज़ किया, अनडाउटेडली इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज़ अनडाउटेडली इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और हमने इसमें इस तरह से ख़त्म किया एक एडवर्ब यूज़ करके। तो आप फील कर रहे होंगे कि पहले जो हमने डिस्कस किया था पैराग्राफ एक छोटा सा, और उसी हमने पैराग्राफ को दूसरे स्टाइल में लिखा है, उसमें और इसमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है, आप महसूस कर रहे होंगे। यहाँ पे एक थोड़ी ग्रामर की ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, कई बार हम यहाँ इजीली मिस्टेक्स कर जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो जैसा ये सेंटेंस लिखते हैं ना, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स, तो हम लिख रहे हैं कि वन ऑफ द, हम एक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब वंडर्स की बात करें तो वंडर क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें ये ट्रिक ये है कि जब हम बात करें कि 7 वंडर्स में से एक है ये, है ना, तो इसलिए हम 7 के लिए हमने लगाया 7 वंडर्स, है ना। जैसे बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, उसके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड यहाँ देखो, बेस्ट फ्रेंड सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ एक होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि अब बेस्ट लगा दिया, लेकिन वन ऑफ, उन बेस्ट फ्रेंड्स में से उसके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनमें से एक है, तो इसलिए हमने फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स लिखा। ये ग्रामर की ट्रिक है, तो आप ये मत सोचना कि ऐसे होगा ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कभी नहीं होगा। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, यानी बेस्ट फ्रेंड में से, बेस्ट फ्रेंड्स में से एक। तो ये ग्रामर की ट्रिक है, मैंने आपको थोड़ी बताई। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं यहीं तक बताऊंगा आपको, और आपके लिए थोड़ा होमवर्क है आज। आपको मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, एक रॉ टॉपिक है, आप सभी जानते हैं दिल्ली के बारे में, और आपको इसके बारे में कम से कम 8-10 लाइन लिखनी है, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, और फिर मैं आपको, और इसके ऊपर फिर मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ के फिर मैं आपको एक पैराग्राफ इन्हीं वर्ड से मिल के बताऊँगा। तो मैं इसमें कुछ आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ, या बुलेटिन पॉइंट्स जिसे बोलते हैं। जैसे दिल्ली के बारे में लिखना है आपको, तो इनक्रेडिबल हेरिटेज एक ये पॉइंट है, यूनिक कल्चर। मैं आपको एक रेफरेंस के लिए ये सारे पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं, आप इनको यूटिलाइज़ करके आपको अपना एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। और आपको उसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि जैसे आप उसको एक रीडर से इमोशनली अपील कर रहे हो आप, तो आपको इमोशंस डालने हैं बेसिकली उसमें। जो एक ऐसा लग रहा है कि नॉन लिविंग थिंग है जो आप लिख रहे हो, उसमें आपको एक लिविंग बनाना है, उसमें इमोशंस डालने हैं आपको। और उन्हीं इमोशंस को डालने के लिए मैंने आपके पास यहाँ फैक्ट्स लिख सकते हो आप, लेकिन फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप कहीं से भी पढ़ के लिख सकते हो, लेकिन आपको अपनी राइटिंग में इमोशंस डालने हैं, और उसके लिए मैंने आपको ये की पॉइंट्स दिए, जैसे इनक्रेडिबल हेरिटेज, यूनिक कल्चर, मिनी इंडिया, एपिटमी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फाउंटेन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, पास्ट लिगेसी, सीट ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इनेक्टमेंट, हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये मैंने दिल्ली को डिस्क्राइब करते हुए ये सारे की पॉइंट्स दिए हैं, और आप इनको की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको 6 से 7 या 8-10 लाइन तक का एक पैराग्राफ लिखना है, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट